साथियों नमस्कार। ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं अपना जो भूगोल विषय में जो टॉपिक था, पृथ्वी के प्रमुख घटक के बारे में आप पढ़ रहे थे। तो साथियों, कल अपन ने पृथ्वी के प्रमुख घटकों में पहला नाम पढ़ा था स्थलमंडल के बारे में। तो स्थलमंडल के बारे में कल जानकारी ली थी अपन ने कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बन के मिलकर बनता है, और साथ में अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। एक दो क्वेश्चन वहाँ से हाईलाइट हैं, वो आप ध्यान से याद रखेंगे, आपके रेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। आपका सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है क्रस्ट में? एल्यूमिनियम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहे का नाम है। साथियों, आज बात करते हैं हम स्थलमंडल जो है उस पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां पाई जाती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल से संबंधित तथ्य इसमें आ जाते हैं। तो स्थलमंडल पे जो आकृतियां पाई जाती हैं, एक नाम आता है आपके सामने, उच्चावच। उच्चावच या इसको कहते हैं अपन और रिलीफ। तो साथ में धरातल पर जितनी भी अनियमित, उबड़ खाबड़, असमतल, असमान जो स्थलाकृतियां पाई जाएंगी, उनको क्या कहते हैं अपन? उच्चावच या रिलीफ कह के संबोधित करते हैं। इन उच्चावचों को वाकई में तीन भागों में बांटा जाता है, तीन श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं अपन। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इन तीन भागों में बांट के अपन इन उच्चावचों को पढ़ लेते हैं। साथियों, प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है उसमें नाम गिनाया जाता है प्रमुखता से महाद्वीप का, महासागर का। दूसरी श्रेणी के जो उच्चावच है उनमें नाम गिनाया जाता है पर्वत का, पहाड़ का, पठार का, मैदान का और झील का। ये दूसरी श्रेणी के उच्चावचों में आते हैं। साथियों, तीसरी श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं उसमें हम शामिल करते हैं अनाच्छादनात्मक स्थल रूपों को। तो अनाच्छादनात्मक स्थल रूप जो है, इन स्थल रूपों में हम बात करें तो साथियों, रेट का जो पहले आरटेट का जो पैटर्न था, आरटेट के 2012 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अनाच्छादन जो है, डिनोटेशन जो है, उसमें किसको शामिल किया जाता है। तो साथियों, प्रकृति में दो प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं अनाच्छादन के रूप में। एक तो नाम आता है आपका इसमें अपक्ष और एक नाम आता है आपका इसमें अपर्दन। तो साथियों, अपक्षय और अपर्दन दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर था। अनाच्छादन में किसको शामिल किया गया है? आंसर था अपक्षय और अपर्दन को। बीच में हम चर्चा कर लेते हैं अपक्षय क्या होता है और अपर्दन क्या होता है। अपक्षय यानी विद्रीम और अपर्दन यानी इरोजन। साथियों, दोनों में ही चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है, लेकिन अपक्षय में कोई चट्टान अपने ही स्थान पर टूटती फूटती रहती है, जिसमें भौतिक कारकों का योगदान होता है, जैसे तापमान है, वर्षा का जल है, अन्य कारक हैं, तो इनका योगदान होता है। एक ही स्थान पर चट्टानों का टूटने फूटने की प्रक्रिया है, वो तो कहलाती है अपक्षय। और मान लीजिए कि प्राकृतिक कारक जैसे हवा है, बहता हुआ जल है, ये सारे कारक बहते हुए आते हैं और किसी पदार्थ को तोड़ते हैं और उसके टूटे हुए छोटे भागों को बहाकर आगे ले जाते हैं। इस पूरे प्रक्रम को अपन अपर्दन कह के संबोधित करते हैं। तो साथियों, अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन दो प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब इस अनाच्छादनात्मक स्थल रूपों में 5 जो कारक हैं उनके द्वारा बनाई गई आकृतियां शामिल होती हैं। जैसे सबसे पहला है बहते हुए जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो बहते हुए जल द्वारा निर्मित स्थल रूप जो है वो तीसरी श्रेणी के उच्चावचों में आते हैं। जैसे हम बात करेंगे शॉर्ट में, नदी है, जब शुरू से बह के आती है वी आकार की घाटी बनाती है लाइक, या जैसे अपन बात करें ग्लेशियर है, तो हिमानी के द्वारा बनाई गई जो स्थलाकृतियां हैं वो भी अनाच्छादनात्मक स्थल रूपों में आती हैं। पवन है, पवन जो भी
आकृतियां बनाती है वो भी इसी में आती हैं। आपका समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्री लहरें जो भी इसका रूप बनाती है वो भी इसी में शामिल है। और इसके अलावा एक प्रकार और आता है भूमिगत जो जल है, तो भूमिगत जल के द्वारा बनाए गए स्थल रूप में सारे के सारे अनाच्छादनात्मक स्थल रूप में आते हैं। साथियों ध्यान से याद रखें, 3 श्रेणी के उपचाउच पाए जाते हैं। आपको पहले बताते हैं उपचाउच होता क्या है। सतह पर या धरातल पर जो भी अनियमित आकार की, असमतल आकार की, उबड़ खाबड़ जो स्थल रूप पाए जाते हैं उनको अपन उपचाउच कहकर संबोधित करते हैं। 3 श्रेणी में बांटा गया है। सैलिस्बरी एक भौतिक भूगोलवेत्ता हुए थे, उन्होंने 3 श्रेणी के उपचाउच बताए थे। पहली श्रेणी के उपचाउचों में मालदीव महासागर का नाम आ जाता है। दूसरी श्रेणी के उपचाउचों में पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान और झील का नाम आ जाता है। तीसरी श्रेणी के उपचाउचों में अनाच्छादनात्मक स्थलरूपों का नाम आता है, जिसमें अपन कहते हैं अनाच्छादन में किसको शामिल किया जाता है, अपर्दन और अपक्षय को शामिल किया जाता है। अनाच्छादनात्मक स्थलरूपों में 5 प्रकार के स्थलरूप हैं। बहते हुए जल या नदी के द्वारा बनाए गए, हिमानी के द्वारा बनाए गए, पवन के द्वारा बनाए गए, समुद्री लहरों के द्वारा बनाए गए और भूमिगत जल के द्वारा बनाए गए। तो ये तो है उपचाउचों के बारे में। फिर साथियों यहाँ से और क्वेश्चन आता है, कई बार आपसे पूछ लेता है, एक नाम आता है कि समोच्च रेखा या कंटूर रेखा किसे कहते हैं। तो समोच्च रेखा या कंटूर रेखा जो है वो किसे कहा जाता है। तो साथियों याद रखें, समान ऊंचाई वाले भागों को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, समोच्च रेखा या कंटूर रेखा कहते हैं। कई बार एसएससी के एग्जाम में है, रीट के एग्जाम में तो हो सकता है नहीं भी पूछे, एसएससी का एग्जाम होता है, आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का एग्जाम होता है, वहाँ कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से याद रखेंगे, समोच्च रेखा या कंटूर रेखा किसे कहते हैं। तो समोच्च रेखा या कंटूर लाइन कहते हैं किसको, वह काल्पनिक रेखा जो समान ऊंचाई वाले भागों को मिलाती है, उसको हम समोच्च रेखा या कंटूर रेखा कहकर संबोधित करते हैं। अब देखो साथियों, स्थल मंडल के घटकों के, स्थल मंडल के तत्वों के रूप में हमने देखा पहली श्रेणी की जो उपचाउच है। तो पहली श्रेणी के उपचाउचों में आपके पास नाम आया मालदीव और महासागर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि मालदीव और महासागर जो है इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है। साथियों यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है उसके तो जीके में पहला टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में यही है, मालदीव और महासागर की विशेषताएं क्या क्या है। तो कुछ तो विशेषताएं आपको याद रखनी है, कुछ आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखें, हम सारे मालदीवों को एक बार ओवरव्यू करके देखते हैं, मालदीव सेप के रूप में देखते हैं अगर, तो वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। लगभग अपन देखते हैं कि मालदीव की जो आकृति है वो ठीक इसी प्रकार के शेप में रहते हैं। तो साथियों इन शेप को देखें, पहले तो कुछ तथ्य मैं बता देता हूं आपको। इनकी फीचर्स के रूप में अगर देखते हैं, विशेषताओं के रूप में देखते हैं, तो सबसे पहली विशेषता तो क्या है, आप देखें कि पृथ्वी पर अगर अपन बात करें तो पहले दिन शब्दों पे जाते हैं, अपन मालदीव किसे कहते हैं और महासागर किसे कहते हैं। तो साथियों साधारणतः अपन क्या कहते हैं, मालदीव वह बड़ा स्थल भाग होता है जो लंबे समय से किसी मानव सभ्यता का केंद्र रहा, और महासागर क्या होता है, वह स्थिर जल राशि होती है जिसमें प्राय लवणता अधिक होती है। तो मालदीव और महासागर की बात करें तो अपन सीधे तौर पे कह देते हैं कि मालदीव के भाग ही अपन कहते हैं कि पृथ्वी पर स्थल का आवरण कितना प्रतिशत होता है, आपको कल भी बताया था 29.2% होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल का प्रतिशत कितना होता है, तो साथियों 70.8%। राउंड फिगर में इनको स्थल भाग को 29% भी लिख देते हैं और जल भाग को 71% भी मेंशन कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। पहली विशेषता के तौर पे हम कहते हैं कि स्थल भाग का प्रतिशत जो है पृथ्वी पर 29.2% है और जल भाग का प्रतिशत पृथ्वी पर है 71% या 70.8%। रीट के 2016 में 8 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था वहाँ यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था।
उसके बाद हम कहते हैं, कल अपन ने एक बात और देखी थी पहले कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें 60% पे तो स्थल पाया जाता है और दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें 81% पे जल पाया जाता है। तो एज ए फीचर्स के तौर पे हम कह सकते हैं कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसको स्थलीय गोलार्ध भी कहा जा सकता है और दक्षिणी जो गोलार्ध है उसको जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। ये सिर्फ इनकी उपस्थिति के आधार पर कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की मात्रा अधिक होती है, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की मात्रा अधिक होती है। फिर साथ में देखें कि यहाँ आपके सामने है सारे माध्यकों के नक्शे बने हुए हैं। लगभग अगर अपन देखें तो माध्यपीय जो भाग है, माध्यपीय भाग में प्राय कैसे हैं, त्रिभुजाकार होते हैं ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। तो हम कहते हैं माध्यपीय और महासागरों की दोनों की आकृति प्राय कैसी है, अपन सामान्य भाषा में कह देते हैं माध्यप और महासागरों की आकृति प्राय कैसी होती है दोस्तों, त्रिभुजाकार होती है। अगर भूमध्य रेखा से अपन इस महासागर को भी बांट लें, उत्तरी हिंद महासागर, ये आपका दक्षिणी महासागर, इधर आपका हिंद महासागर, तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि प्राय माध्यप और महासागरों की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। और जैसे बात आती है, अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि पृथ्वी पर स्थल व जल का समायोजन जो है वो किस प्रकार का होता है। तो साथियों ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है आपका आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका रेट के एग्जाम में भी आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आया हुआ है, नेट के एग्जाम में भी आ जाता है। तो साथियों हम कहते हैं कि पृथ्वी पर स्थल और जल जो है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को अपन नाम देते हैं प्रतिध्रुवस्थ। तो पृथ्वी पर जल और स्थल का समायोजन किस प्रकार का है साथियों, प्रतिध्रुवस्थ प्रकार का है, या इसको एंटीपोलर स्थिति कह देते हैं। प्रतिध्रुवस्थ रूप से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत समायोजित होते हैं। सागर के विपरीत स्थल, स्थल के विपरीत जल। हालांकि सागर के विपरीत सागर की स्थिति पूरी पृथ्वी पर प्रतिशत के भाग से देखें तो ज्यादा होती है, सागर के प्रति स्थल की स्थिति है वो प्राय कम होती है। नेक्स्ट बात आती है कि जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो मालदीव और महासागर दोनों के लिए हमें एक बात देखनी है कि इनके जो आधार हैं, आधार और शीर्ष दोनों की बात कर लेते हैं अपन एक साथ। तो मालदीवों का आधार भाग आप देखेंगे प्राय उत्तर से बनते हुए आ रहे हैं दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर ये स्थल भाग व्यवस्थित हो रहे हैं। तो मालदीवों का आधार भाग साथियों किधर है, उत्तर की ओर है, और शीर्ष भाग किधर है साथियों, दक्षिण की ओर है। इसी प्रकार अपन ने कहा कि मालदीव और महासागर एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं। तो जब मालदीव का आधार भाग उत्तर में होगा तो मालदीव और महासागरों का आधार भाग किस दिशा में होगा साथियों, दक्षिण में, और शीर्ष भाग मालदीवों का दक्षिण में है तो महासागरों का शीर्ष भाग किधर होगा साथियों, उत्तर में। तो ध्यान से याद रखेंगे, मालदीवों का आधार भाग उत्तर में होता है, महासागरों का आधार भाग दक्षिण में होता है। मालदीवों का शीर्ष भाग दक्षिण में होता है, महासागरों का शीर्ष भाग उत्तर में होता है। तो ये इन मालदीवीय महासागरों की सामान्य जो विशेषताएं हैं ये अपन ने देखी है। इसके बाद बात करते हैं, कई बार थोड़ा सा और बेसिक पॉइंट के आधार पे अपन देखें तो यहाँ कुछ में टर्म्स आती हैं, उनके नाम भी आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। मालदीव महासागर तो आपने देख ली है, दोनों नामों की व्याख्या अपन कर चुके हैं। और जैसे नाम आते हैं, जैसे आपके सामने नाम आ गया प्रायद्वीप, तो पेनिनसुलर या प्रायद्वीप किसे कहते हैं साथियों, तो वह स्थल भाग प्रायद्वीप कहलाता है जो प्राय तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है। ऐसे स्थल भाग को हम प्रायद्वीप कह के संबोधित करते हैं। फिर बात आती है द्वीप किसे कहते हैं साथियों, तो द्वीप की बात आती है वह स्थल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है, उसको हम द्वीप कह देते हैं। उसके बाद में साथियों बात आती है खाड़ी किसे कहते हैं, तो खाड़ी किसे कहते हैं साथियों, वह जल भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ है। साथियों दोनों को याद रखेंगे, प्रायद्वीप वह स्थल भाग है जो जल से घिरा हुआ है, यहाँ वह जल भाग है जो स्थल से घिरा हुआ है। इसी प्रकार और नाम आ जाते हैं, मरुस्थल किसे कहते हैं, तो ये कुछ वह भाग जहाँ पे मानव जीवन और या तो अपन कहें कि जीव जंतु और पेड़ पौधों का जीवन ही संभावना, जीवन में ही बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो या प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाए, ऐसे भागों को अपन मरुस्थल कह देते हैं। तो यहाँ से ध्यान से याद रखेंगे, सबसे बड़ा प्रायद्वीप दुनिया का साथियों कौन सा है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप दुनिया का है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ी खाड़ी दुनिया की कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। सबसे बड़ा द्वीप दुनिया में कौन सा है, तो साथियों सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दूसरे नंबर पे न्यू गिनी का नाम आता है। ग्रीनलैंड आपका इसमें अंध महासागर के उत्तरी भाग में है।
न्यू गिनी आपका प्रशांत महासागर में है, बोर्नियो भी प्रशांत महासागर में है, और मेडागास्कर ये आपका हिंद महासागर में है। तो ये साथियों सबसे बड़े द्वीप की बात होगी। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा मरुस्थल आपका ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है। तो साथियों ये कुछ टर्म्स थी। इसके अलावा आपसे और थोड़ा सा बेसिक कंटेंट्स पे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और कई बार वो आपसे निकाल के पूछ लेते हैं, बड़ा ध्यान से याद रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आजकल पटवारी की एग्जाम है, नीट की एग्जाम है, पुलिस की एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड, वहाँ पे कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो स्थल मंडल की व्याख्या अपन कर रहे थे, तो अब आपके सामने ये स्पष्ट हो गया कि स्थल मंडल में क्या क्या कंटेंट शामिल हैं। साथियों 3 श्रेणी के उपजाऊ स्थल मंडल में आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला महाद्वीप, फिर महासागर, फिर पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, झील और नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियां, हिमानी के द्वारा बनाई गई आकृतियां, पवन के द्वारा बनाई गई आकृतियां, भूमिगत जल के द्वारा बनाई गई आकृतियां, समुद्री लहरों के द्वारा बनाई गई आकृतियां। तो ये सब हमें स्थल मंडल में पढ़ना है। हम बात कर रहे हैं महाद्वीप महासागर जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। अगर इसके और अपन डेप्थ में जाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास और आ जाता है। साथ ही यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम सामान्यतः जीके के पेपर के हिसाब से देखें, थोड़ा सा सब्जेक्ट की अप्रोच लगा के चले, तो यहाँ पे आपसे 2 सिद्धांत हैं जो आपसे प्रश्न पूछने के लिए जरूरी है आपको जानने। एक तो आता है आपका वेल नोन है साथियों, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। दूसरा आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो साथियों ये जो दोनों सिद्धांत हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्रोड्यूस करने का श्रेय दिया जाता है हेवी हेस्को। तो ये 2 सिद्धांत और आपको पढ़ने चाहिए। यहाँ पे स्थल मंडल की व्याख्या कर रहे हैं अपन पृथ्वी के घटक के टॉपिक के रूप में, तो साथियों ये भी बड़े महत्वपूर्ण है। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होगी, तो इन दोनों प्रश्नों की, इन दोनों चीजों की व्याख्या अगर करते हैं अपन, महाद्वीप महासागर दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, तो ये 2 सिद्धांत सर्वोपरि आपको पढ़ने चाहिए। तो आइए व्याख्या करते हैं हम। हमारे पास अगला सिद्धांत होता है महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है। तो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वो दिया किसने था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी का रहने वाला था। साथियों जो आप में से नेट की तैयारी करते हैं, आजकल परीक्षा का ट्रेडिशन थोड़ा सा बदला है, बहुत सामान्य चीजें पूछते हैं लेकिन हमारा ध्यान वहां तक नहीं जाता साथियों। तो हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट होता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की बात करते हैं अपन, जो दिया था किसने, सर्वमान्य जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था वो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। हालांकि अल्फ्रेड वेगनर से पहले महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना टेलर ने भी दे दी थी, पर जो सर्वमान्य जो सिद्धांत अपन पढ़ते हैं वो है अल्फ्रेड वेगनर का। तो साथियों यहाँ देखें, आपके पास नेट के पेपर में क्वेश्चन है, यहाँ से बड़ा सिंपल सी बात थी। अल्फ्रेड वेगनर जो है वो कहाँ का रहने वाला भूगोलवेत्ता था, तो साथियों याद रखेंगे अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी का भूगोलवेत्ता था। फिर बात आती है कि अल्फ्रेड वेगनर क्या था, तो भूगर्भ शास्त्री था। 7वें नाम आता है जलवायुवेत्ता। तो ध्यान से याद रखेंगे साथियों कि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि अल्फ्रेड वेगनर है, तो अल्फ्रेड वेगनर क्या था, भूगर्भ शास्त्री भी था और जलवायुवेत्ता भी था। ये दोनों क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन आपका नेट के पेपर में पहले पूछा जा चुका है। साथियों 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की व्याख्या की थी, लेकिन उस दौरान ये सिद्धांत दुनिया की नजरों में नहीं आ पाया, चर्चित नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे कारण ये था कि याद होगा आपको, ये जो सिद्धांत है 1920 में दुनिया की चर्चा में आया, प्रकाशित एक तरह से अपन कहें कि 1920 में सिद्धांत प्रचलित हुआ। इसके पीछे कारण था कि उस दौरान क्या चल रहा था, इतिहास के विद्यार्थियों के दिमाग में आ गई होगी ये बात कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट नहीं था।
वो प्रथम विश्व युद्ध की गतिविधि ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो ध्यान से याद रखेंगे, माध्यिक विस्थापन का सिद्धांत सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी का भूगोलवेत्ता है और वैसे प्रकृति से वो भूगोलशास्त्री भी है और जलवायुवेत्ता भी है। और इन्होंने जो अपना माध्यिक विस्थापन का जो सिद्धांत है 1912 में दिया था और ये सिद्धांत कब प्रचलित हुआ था? 1920 में चर्चित हुआ था। तो साथियों बात करते हैं अपन वेगनर ने जो तथ्य बताए थे। आगे अपने को इतना डेप्थ में नहीं जाना है, यहाँ पे रीड जैसे एग्जाम के लिए इतना डेप्थ कॉन्सेप्ट को नहीं पूछेगा, फिर भी हम बात करते हैं मेन जो कंटेंट है इसके। तो देखो मेन कंटेंट में बात करते हैं कि इसके सिद्धांत को अगर पढ़े अपन, तो वेगनर ने क्या बताया था कि सभी जो दृढ़ स्थलखंड है या अपन कहें कि सभी स्थलखंड जो है वो पश्चिम दिशा में किस तरफ प्रवाहित हो रहे हैं? पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हो रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। मूल इसका जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि सारे के सारे स्थलखंड है वो लगातार भूमध्य रेखा की ओर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनके प्रवाहित होने के कारण क्या रहे होंगे? दो चीजें हैं, प्रवाह के कारण क्या रहे होंगे, या फिर अपन कहें कि ये कॉन्सेप्ट इसने दिया था कि पेंजिया के टूटने के क्या कारण रहे होंगे। इन दोनों प्रश्नों का जवाब एक साथ अपन लेंगे। ध्यान से सुन लेना, प्रश्न क्या है? इस स्थलखंडों के पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने का कारण क्या है, या फिर अपन कहें कि पेंजिया के टूटने के कारण क्या है। पेंजिया के टूटने के कारण क्या है? तो साथियों तीन नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ पे तीन बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला नाम आता है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके पीछे जो कारण रहे हैं गुरुत्वीय बल। दूसरा जो नाम आता है आपका उत्प्लावन बल। फ्लर्टिंग फोर्स। फ्लोटिंग फोर्स क्या होता है साथियों? तैरती हुई वस्तुओं पर लगने वाला बल, या अपन कहें उत्प्लावन बल है कहकर इसको सीधा नाम दे सकते हैं प्लवनशीलता बल। साथियों जब हम ऊंचाई से जल में छलांग लगाते हैं तो एक बार तो अपन सीधे जल में चले जाएंगे नीचे तक, गहराई तक, लेकिन बाद में नीचे से अपने को एक फोर्स फील होता है, वो हमें धीरे धीरे ऊपर जल की सतह की तरफ ले जाता है, वो होता है उत्प्लवन बल। और कोई भी तैरती हुई वस्तु होती है उस पर जो बल लगता है उसको कहते हैं अपन प्लवनशीलता बल। और तीसरा इसमें नाम आता है आपका ज्वारीय बल। तो साथियों याद रखेंगे, आपके पास क्वेश्चन क्या है कि पेंजिया के टूटने के क्या कारण थे, या अपन कहें कि पेंजिया के जो स्थलखंड है, दृढ़ स्थलखंड जो है वो पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे? तो तीन बातें अपन गिना सकते हैं। नंबर फर्स्ट गुरुत्वीय बल, नंबर सेकंड प्लवनशीलता बल, और नंबर थर्ड है ज्वारीय बल। तो साथियों ये तो इनके प्रवाहित होने के कारण थे। अब अपन बात करते हैं कि वेगनर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें से हमारे एग्जाम में और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य वो पूछ लेते हैं, और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें वो हमसे पूछ लेते हैं। तो साथियों दूसरी बात आती है यहाँ पे कि वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था, वेगनर ने दो कॉन्सेप्ट काम में लिए थे। उसने ये बताया था कि जितने भी दृढ़ भूखंड आप देख रहे हैं वो सारे के सारे पहले क्या थे, एक साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते थे। जो दृढ़ भूखंड एक साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते थे तो इसको उसने पेंजिया नाम दे दिया। यानी पेंजिया जो शब्द है या पेंजिया की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी? वेगनर के द्वारा दी गई थी। पेंजिया को अपन क्या कह सकते हैं? एक तरह से विशाल क्या था? महाद्वीप था। यानी सारे महाद्वीपीय भाग जो थे या सारे जो स्थलखंड थे वो एक साथ जुड़े हुए रूप में पाए जाते थे। उस एक साथ जुड़े हुए रूप को क्या कह दिया वेगनर ने? पेंजिया कह के संबोधित कर दिया। और साथियों ये बताया कि जल जो था पूरी पृथ्वी पर वो पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ पाया जाता था। तो जल का भाग जो फैला हुआ था पेंजिया के चारों ओर, इस फैले हुए जल भाग को उसने क्या नाम दे दिया था? उसने एक और नाम काम में लिया था, वो था पेंथालासा। तो पेंथालासा वास्तव में क्या था साथियों? पेंथालासा क्या था? विशाल महासागर। यानी सारे महासागरीय भाग जो थे वो एक साथ जुड़े हुए रूप में पाए जाते थे।
तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पेंजिया पेंथालासा की संकल्पना किसने दी है। तो पेंजिया पेंथालासा की संकल्पना साथियों किसने दी है, वेगनर ने दी है। आपके सेकंड ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन आया था कि महाद्वीपीय भागों के संयुक्त स्वरूप को वेगनर ने क्या नाम दिया था, आंसर था आपका पेंजिया कह के संबोधित किया। साथियों भूगर्भिक इतिहास जो अपन ने पृथ्वी का हालांकि अभी नहीं पढ़ा है, आपको बीच में एक टॉपिक के रूप में समझा भी दूंगा। वहां अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ बात आती है कि कार्बोनिफेरस जो समयावधि थी उस समय कुछ भूगर्भिक हलचलें हुई, उस दौरान पेंजिया का क्या हो गया था, विभाजन हो गया और लगभग ट्रियासिक युग तक चला था। जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो आप देखें साथियों कि कोई भी स्थल भाग जल से घिरा हुआ है, उसके बीच में अगर दरार आ गई तो उस दरार में क्या होगा, बाहर के फैला हुआ पूरा जल अंदर प्रवेश करेगा। तो यहाँ पेंजिया वाला भाग में जब ये बीच में दरार आई तो ये जल भाग जो था वो यहाँ बीच में आ जाता है, और ये जल भाग जो बीच में आ जाता है तो एक सागरीय आकृति बनती है जिसको हमने क्या नाम दिया है, या पेंजिया वेगनर ने क्या नाम दिया है, टेथिस सागर कह के संबोधित किया है। साथियों इस घटना को कहते हैं ओपनिंग ऑफ टेथिस, टेथिस का खुलना। और साथियों जैसे ही टेथिस सागर की आकृति बनती है आपके सामने है पेंजिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पेंजिया के दो भाग बन जाते हैं, एक तो भाग हो गया आपका कौन सा पेंजिया, उत्तरी पेंजिया, यानी उत्तरी दिशा में जो पेंजिया का भाग है वो भाग हो गया, और एक भाग हो गया साथियों दक्षिणी पेंजिया। तो ज्योग्राफिकल टर्म के रूप में अगर बात करें तो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं कि उत्तरी पेंजिया को तो क्या नाम दिया जाता है, उत्तरी पेंजिया को नाम दिया जाता है अंगारा लैंड, या नाम दिया जाता है क्या, लारेशिया। और दक्षिणी जो पेंजिया है इसको क्या नाम दिया जाता है साथियों, गोंडवाना लैंड करके संबोधित किया जाता है। तो साथियों ध्यान से याद रखेंगे आप, उत्तरी जो पेंजिया है वो अंगारा लैंड था, दक्षिणी जो पेंजिया है वो गोंडवाना लैंड था। और अगर वर्तमान के जो महाद्वीप महासागरों का जो स्वरूप आपके सामने है, अगर उसके आधार पर हम तुलना करें तो लारेशिया वाले भाग में कौन कौन से महाद्वीपीय भाग शामिल थे, एक तो उत्तरी अमेरिका का भाग शामिल था, एक यूरोप का भाग शामिल था, और एक साथियों एशिया का भाग शामिल था। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के अधिकांश भूभाग मिलकर संयुक्त रूप से क्या कहलाते थे, अंगारा लैंड कहलाते थे। और गोंडवाना लैंड की बात अगर करें अपन साथियों, तो गोंडवाना लैंड की बात अगर करते हैं तो गोंडवाना लैंड में आज के महाद्वीपीय स्वरूपों को देखें तो दक्षिण अमेरिका का नाम आ जाता है, आपका अफ्रीका का नाम आ जाता है, भारत के प्रायद्वीपीय भाग का नाम आ जाता है। साथियों बताया था आपको प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप होता है वह स्थल भाग जो तीनों से जल से घिरा हो। तो लगभग तीनों जल से घिरा हुआ भारत का भाग है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम आ जाता है इसमें, और आपका जो महाद्वीप बचता है अंटार्कटिका महाद्वीप का इसमें नाम अपन गिना देते हैं। तो साथियों ध्यान से याद रखेंगे, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कौन सी भूमि का अंग है। तो प्रायद्वीपीय भारत साथियों कौन सी भूमि का अंग है, गोंडवाना लैंड का अंग है। तो साथियों ध्यान से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, पेंजिया क्या था, विशाल महाद्वीप या सारे महाद्वीपीय भागों का जुड़ा हुआ भाग। पेंथालासा था विशाल महासागर जो पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ था। जब पहली बार पेंजिया के बीच में दरार आई तो यहाँ पे जो जल प्रवेश करता है इससे बनी हुई जलीय भाग की आकृति थी वो टेथिस सागर कहलाई। जैसे ही टेथिस सागर बनता है पेंजिया के दो भाग हो गए थे, अंगारा लैंड या लारेशिया, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड में वर्तमान के कौन कौन से महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। साथियों यूरोप और एशिया दोनों स्थल भाग आज भी लगभग आपस में जुड़े हुए हैं। कैस्पियन सागर है, यूराल पर्वतमाला है, ये कुछ भौगोलिक आकृतियां हैं, इसको अलग करती हैं, भौगोलिक स्थल रूप जो है वो इसको अलग करते हैं। बाकी इन दोनों को संयुक्त रूप से आज भी क्या कहा जाता है साथियों, यूरेशिया कहकर संबोधित किया जाता है। अब आगे की घटनाक्रम देखते हैं अपन क्या हुआ होगा। आगे की घटनाक्रम में अपन देखते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में ये पेंजिया विभाजित होना शुरू हो गया था, फिर ये विभाजन चलता रहा। फिर जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। तो गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो कौन कौन से भाग बने, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये भूभाग बन गए। अंगारा लैंड का विभाजन हुआ तो उत्तरी अमेरिका के भाग बने, यूरोप के भाग बने, एशिया के भाग बने। तो ये सारे के सारे जो थे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के विभाजन से बने। साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आप देखेंगे पेंजिया का जो विभाजन था वो कब शुरू हुआ था।
तो जब पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ उसी दौरान महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण शुरू हो गया था। तो पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ था कौन सी अवधि में? कार्बोनिफेरस समयावधि में। कार्बोनिफेरस समयावधि में तो इनका विभाजन शुरू हुआ था। इसके अलावा और जो तथ्य की बात आती है आपसे पूछी जाती है कि ये जो वर्तमान के जो स्वरूप है, यानी महाद्वीप महासागरों का जो वर्तमान स्वरूप है, तो वो कब अस्तित्व में आया? तो महाद्वीप महासागरों का वर्तमान जो स्वरूप है वो प्लायोसीन समयावधि में अस्तित्व में आ गया। यानी प्लायोसीन जो भूगर्भिक इतिहास की समयावधि थी उस दौरान आज के जो महाद्वीप महासागर अपन देखते हैं वो बनके तैयार हो चुके थे। साथियों याद रखेंगे। इसके अलावा और जैसे बात करें अपन कि वर्तमान के जो महासागर हैं इनमें किस किस प्रकार से सारे महासागरों का स्वरूप अस्तित्व में आया, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो भाग है उस भाग में जब गति हुई पश्चिम दिशा में गया तो सबसे पहले जो एम आकार के रूप में जब व्यवस्थित हुआ था तो सबसे पहले जो आकृति बनी थी वर्तमान के स्वरूप की उसमें नाम आता है हिंद महासागर का। फिर दक्षिणी अमेरिकी प्लेटों के पश्चिम दिशा में जाने से जो भाग बना वो जो महासागरीय भाग बना था उसको अपन कहते हैं अटलांटिक महासागर का भाग कहते हैं। और साथियों बाद में क्या हुआ, पैंथालासा का जो बचा हुआ जल था वो किस रूप में पाया जाता है? आज अपन देखते हैं प्रशांत महासागर के रूप में। तो वर्तमान के महासागरों के स्वरूप के अस्तित्व की बात करें तो पहले हिंद महासागर का स्वरूप बना, फिर आपका प्रशांत महासागर का स्वरूप, अटलांटिक महासागर का स्वरूप बना और फिर आपका प्रशांत महासागर का स्वरूप बना। साथियों सेकंड ग्रेड के 2010 के हिंदी के पेपर में जीके में क्वेश्चन पूछा गया था सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है? तो इसको सर्वाधिक या आप कहते हैं कि सबसे प्राचीन महासागर भी कह देते हैं। सर्वाधिक प्राचीन महासागर कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, क्यों कहते हैं? क्योंकि पैंथालासा सबसे पुराना महासागर था, उसी का जल आज प्रशांत महासागर के रूप में व्यवस्थित हुआ, इसलिए इसको अपन सबसे प्राचीन महासागर भी कह देते हैं। सबसे प्राचीन स्थल खंड की बात अगर करें, वो जो पेंजिया जैसी दशाएं हैं वो आज भी कौन से महाद्वीप के भागों में देखने को मिल सकती हैं? तो दुनिया का सबसे प्राचीन स्थल खंड कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। तो साथियों ये थी वेगनर के सिद्धांत की जानकारी। यहाँ से भी कई बार आपसे क्वेश्चन को निकाल लेता है। कल के अध्याय में अपन पढ़ेंगे जो स्थल मंडल की उत्पत्ति के संबंध में या फिर महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है और फिर अगले जो पृथ्वी के घटक हैं उनके बारे में। साथियों आप नियमित रूप से ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। बड़ा ही महत्वपूर्ण संकलन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है डे बाई डे। आप लाइव क्लास के जैसा ओरिएंटेशन रहेगा। आप अपना आगे से रीट की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आपका पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, नेट ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आरएस वगैरह की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, सभी के लिए ये सारी सामग्री जो है आपको वीडियो के माध्यम से मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि ये सामग्री आपको हर प्रकार की परीक्षा में हेल्पफुल रहेगी। आप नियमित रूप से मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी लर्नर्स के साथ जुड़े रहें और ये जो जानकारी आपको दी जाती है अपने मित्रों के साथ, तैयारी करने वाले छात्रों के साथ या जो भविष्य में तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इन जानकारी को शेयर करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।